नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैः वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आज हम लोग जो बात करेंगे ये हम जो बहुत बड़ा बीमारी है अपस्मार उस पे बात करेंगे, या फिट्स आना इस पे हम बात करेंगे। मैं एकदम सिंपल सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा कि मेरा बात जो है वो फर्स्ट ईयर बीएमएस के भी बच्चा समझ पाए और पीएचडी लेवल तक के भी कोई प्रोफेशनल एकेडमिक टीचर भी समझ पाए। तो जो ये फिट्स आता है या अपस्मार, या इसको इंग्लिश में एपिलेप्सी बोलते हैं, तो इसमें अपस्मार में क्या होता है कि व्यप व्यप स्मृति मतलब स्मृति नाश हो जाता है। कुछ काल तक के लिए हमारा मेमोरी जो है वो नष्ट हो जाता है। इसमें ऐसे लगता है कि चक्कर आ गया है और पेशेंट को कुछ याद नहीं रहता है और ब्रेन में कुछ इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो होता है, शॉर्ट सर्किट टाइप होता है और पेशेंट को कुछ भी याद नहीं रहता है। तो इसको हम लोग अपस्मार बोले क्या कि हमें और डिटेल में समझना चाहिए। तो वो अपस्मार है कि झटके आ रहे हैं, क्या है वो सब हमें डायग्नोज करना चाहिए। और ये हमें ये जानना चाहिए कि वो झटका क्यों आया, मिर्गी का झटका क्यों आया, कितने टाइम के लिए आया और कब आया, कौन से टाइम में आया। अगर हम लोग चरक संहिता वगैरह देखेंगे, अपने संहिता ग्रंथ देखेंगे, तो उसमें क्या बताया है कि जो इंसान अवर सत्व है, हीन सत्व वाला रोगी है, अगर उसका मन में रज और तम का बहुत आघात हुआ है और उसने ऐसा हेतु का सेवन किया जो मलिन आहार है, विरुद्ध आहार है, उससे सारे दोष प्रकोपित होते हैं, वात पित्त कफ, और वह संज्ञाव स्त्रोतस या मनोवह स्त्रोतस में जाके दुष्टि उत्पन्न करते हैं और फिर कहीं ना कहीं स्त्रोतोरोध करते हैं और उसकी वजह से मिर्गी का झटका आने लगता है। तो इसमें रोगी को किस तरह से आ रहा है, क्यों आ रहा है, कुछ समझ नहीं आता है। कुछ लोगों को आंखों के आगे पीलापन आता है तो वो पित्तज हो गया, कुछ को सफेद सफेद दिखता है तो वो कफज हो गया, मुंह से लार आ रहा है, झाग आ रहा है तो वो कफज हो गया, या फिर आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है तो वातज हो गया। लेकिन बाद में उतना याद नहीं रहता है। तो जैसे कि पहले स्टार्टिंग में आ गया, अब ये किस पैथोलॉजी की वजह से आया वो तो हमें डायग्नोज करना पड़ता है। कि हो सकता है ट्यूमर की वजह से आ रहा है, या फिर कोई मन पे आघात हुआ है उसकी वजह से आ रहा है, वो तो हमें देखना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं नॉर्मली कि प्याज सुंघाते हैं, डॉक्टर को बुलाते हैं, गार्डिनल गोलियां देते हैं, अगर कोई डॉक्टर है तो गार्डिनल गोलियां देते हैं, ईईजी कराते हैं, ब्रेन का हम ब्रेन मैपिंग कराते हैं, ब्रेन का बहुत सारा टेस्ट कराते हैं, एमआरआई सीटी स्कैन वगैरह कराते हैं। और कभी कभी ये बच्चों को ही शुरू हो जाता है। आजकल जो बच्चे मोबाइल देख रहे हैं, क्योंकि मोबाइल का जो वीडियो गेम वगैरह है वो किसने बनाया, सॉफ्टवेयर इंजीनियर लोगों ने बनाया। और उतना इंटेलिजेंट कोई किसी का दिमाग है, उस दिमाग वाले ने बनाया और छोटे बच्चे को आप दे रहे हैं। माओ को लगता है ना कि बच्चा टेक्नोलॉजी सीखना चाहिए, टेक वाला आज का जमाने का। तो वो जब 24 घंटे अगर मोबाइल देखते रहेगा बच्चा, तो उसको तो फिट्स आना जरूरी है, क्योंकि उसके ब्रेन की एक्टिविटी को हम बहुत ज्यादा अति के ओर लेके जा रहे हैं ना, मिथ्या योग हो रहा है, अति हो रहा है उसका ब्रेन का कार्य।
छोटा बच्चा का ब्रेन का डेवलपमेंट उतना नहीं है और मोबाइल दिया जा रहा है। तो ये सबसे होता है। दूसरा क्या है कि फिर हम स्पेशलिस्ट बुलाते हैं, न्यूरो सर्जन बुलाते हैं, गार्डिनल देते हैं, मेजाटोल देते हैं, डाइलेटिन देते हैं, इक्वेनिल देते हैं, ऐसे बहुत सारे ब्रेन के दवाइयां देते हैं, बहुत अलग अलग ब्रांड नेम की दवाइयां हम लोग देने लगते हैं। और ये जितनी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है, एंटी कन्वर्जेंट ड्रग है, ये सब ब्रेन को सुलाने का काम करती हैं। तो कभी कभी झटका आने के बाद दांत जो है, दांत से दांत चिपक जाता है, कभी कभी जीभ कट जाता है, खून आने लगता है, कभी कभी मुंह से झाग आने लगता है, ऐसे गंभीर से गंभीर लक्षण दिखाई देने लगते हैं। तो हमें शांत रूप से ध्यान से ये देखना चाहिए कि जो जिसको फिट्स आता है, तो ये बहुत बार आ चुका है, या फिर उनको एप्टोइन नाम का जो दवाई है उस पे रख दिया जाता है, या फिर नींद की दवाइयां, सिडेटिव दवाइयां दी जाती हैं। तो ये आयुर्वेद के हिसाब से ये गलत है। जो एंटी कन्वर्जेंट दवाइयां दी जा रही हैं इमरजेंसी के लिए ठीक है, लेकिन आप ब्रेन को सुला रहे हैं उसको रोकने के लिए, वो आईसीयू तक ठीक है, लेकिन बार बार वही चीज का रोज रोज होगा, तो ये आयुर्वेद के हिसाब से गलत है। किसी भी चीज को सप्रेस नहीं करना चाहिए। अब हम इसके कारण अगर देखते हैं, जिसको भी फिट्स आते हैं, तो हो सकता है कि अनुवांशिक कारण हो, उनके परिवार में पितृकुल से या मातृकुल से, पिता दादा परदादा इनके उससे जीन से आ रहे, रक्त की दुष्टि है उसकी वजह से हो सकता है, या मातृकुल से, मतलब मौसी, नानी, मामी, वहां से अगर आ रहे, मामी नहीं, मामी तो अलग होती है, नानी मौसी इनके पर नानी इनके तरफ से आ रहे, तो ये अनुवांशिक कारण हो सकता है। या आयुर्वेद में पूर्व जन्म के कुछ कर्म होते हैं, उसके वजह से भी आ सकता है। या फिर अगर किसी ने बहुत ज्यादा तीक्ष्ण उष्ण तीखा खट्टा बहुत ज्यादा खाया, उसके वजह से हो सकता है। या धूप में बहुत जाके आए, जो धूमोपघात हो गया, धुआं लग गया बहुत ज्यादा, नींद कम आने की वजह से भी, ब्रेन जो है वो अगर सो नहीं रहा, रेस्ट नहीं कर रहा, और कंटिन्यू ब्रेन काम ही कर रहा है स्ट्रेस की वजह से या किसी भी वजह से, तो उसको फिट्स आते हैं। चिंता शोक बहुत ज्यादा है, काम शोक भयाद वायु ऐसे बोला है, और शोक भी कर रहे हैं बहुत ज्यादा, खूब बहुत ज्यादा विचार कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, माइंड पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है, तो ये एक के बाद एक झटके आने लगते हैं। या कृमि, आयुर्वेद में बताया है ग्रंथों में कि कृमि के वजह से भी मिर्गी के झटके आते हैं। कॉन्स्टिपेशन अगर हो गया, मलावरोध, या पेट में वायु अगर है, वायु का जो प्रतिलोम गति अगर हो रहा है बार बार, प्राण को वो डिसबैलेंस करेगा, इम्बैलेंस करेगा, और उसकी वजह से आएगा। और जो पसंद चीजें नहीं है वो खाने को मिल रही है, और उसकी वजह से उल्टी जैसा आता है, तो जो फूड का रिगर्जिटेशन होता है ना, अचानक जो फूड ऊपर आता है, तो वो ट्रिगर करता है फिट्स के उसके लिए। या फिर जो पेशेंट लोग यहाँ वेंटिलेटर पे रहते हैं, उनको भी अगर खाना दे दिया गया और वो ट्रिगर किया, रिगर्जिटेट हुआ फूड, उनको भी ट्रिगर होता है कभी कभी। या उसकी वजह से किसी को उबकाई आ रही है, मतलब जी मिचला रहा है, नौशिया फील हो रहा है, उनको भी ये चीजें होती हैं। उसी तरह से मेंसेस अगर इरेगुलर हैं, तो ऐसा बताया है कि स्त्रियों में योशा अपस्मार, ऐसे बताया है, स्त्रियों में जो रहता है एक तरह का अपस्मार टाइप के लक्षण आते हैं, जिनका मेंसेस क्लियर नहीं हो रहा है। इस पे आप लोग भी बताइए, आप लोग का क्या अनुभव है। इस तरह से ग्रह बाधा, आयुर्वेद में एक कॉन्सेप्ट है, ग्रह बाधा अगर होती है, जो देव ग्रह, पितृ ग्रह, पिशाच ग्रह, राक्षस ग्रह, वो हो गया, या बच्चों में भी पुरुष ग्रह, और जो बाल रोग में ग्रह बाधा होती है उसकी वजह से, या किसी की नजर लग जाती है, किसी किसी की नजर बहुत खराब होती है, तो वो उसने एक टक देख लिया ना, तो वो निगेटिव एनर्जी आती है और उसकी वजह से मिर्गी का झटका आने लगता है। या किसी को डर लग रहा है, या किसी ने भयंकर दृश्य देख लिया, कोई ऐसे शमशान में गए और कुछ चीज ऐसा देख लिया जो कभी देखा नहीं है, तो इससे मन जो रहता है वो इम्बैलेंस हो जाता है, माइंड अनस्टेबल हो जाता है, और दुर्बल मन वालों को ही अपस्मार के झटके आते हैं। अब आप लोग बताइए, आप लोग का क्या अनुभव है, जो मिर्गी के झटके आए हैं, आप लोगों ने कैसे पेशेंट देखे हैं। कंचन मैम, आप कृपया बताएंगी। जी सर, प्रणाम सर। जी सर प्रणाम। बहुत अच्छा बताया। और हाँ, हमने आपने भी एक पेशेंट बताया था, उसमें हमें वो गोमांस खाने का हेतु मिला था। ऐसे जी ही हेतु मिलते हैं सर, आपने जैसे बताया। और मैंने योशापस्मर वाला भी पेशेंट देखा हुआ है। उसमें वो फीमेल जैसे पेरीमेनोपॉजल कंडीशन में थी, तो उसमें उसके इरेगुलर पीरियड चल रहे थे, पर बहुत हेवी पीरियड्स आते थे। और उसको अचानक से, मतलब वो काफी पुरानी पेशेंट थी मेरी, मैंने उसको काफी हेल्दी लाइफस्टाइल जीते हुए देखा है। पर वो
जैसे जैसे उसका एज 45 46 होने लगा, मतलब 10 साल से मैं देख ही रही थी उसको, कुछ थोड़ी बहुत कंप्लेंट्स के लिए आती थी, पर वो एक बार ये ऐसी कंप्लेंट लेके आई थी कि उसको मिर्गी का झटका आया था, और कोई कारण ऐसे ढूंढने पे खाने पीने में नहीं मिला था मुझे, पर वो पीरियड्स के दिनों में उसको बहुत बेचैनी होना, जैसे बहुत सोचने की आदत लगी थी उसको, बहुत स्ट्रेस लेने की आदत लगी थी, पूरे हार्मोनल इम्बैलेंस दिखते थे उसके बॉडी में। तो वहां पे मैंने वो केस भी देखी हुई है। और बहुत बार मलिन आहार खाने वाले पेशेंट्स भी ऐसे मतलब ये हेतु लेके भी आते हैं। और छोटे बच्चों में भी मैंने देखा है कि जैसे ज्वर को अच्छे से ट्रीट नहीं किया गया है, या फिर ज्वर है बच्चे को, और उसको माँ बाप उसको कंट्रोल नहीं कर पाते, या फिर उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दे पाते हैं, तो वो पेशेंट में भी आपस मार के झटके आना स्टार्ट हो जाता है। बहुत सारे पेशेंट मैंने देखे हैं, मुझे अभी भी एक पेशेंट याद आ रहा है, जैसे वो 25 26 ईयर्स का था, और उसको इतने मिर्गी के झटके आते थे कि वो महीने में मतलब 7 8 बार मिर्गी के झटके आते थे, और वो 5 6 साल मिर्गी के झटके आने के बाद मेरे पास आया था, और मेडिसिन वगैरह चालू थी उसकी एलोपैथ, फिर भी उसको झटके आ रहे थे। और उसकी वजह से उसका पूरा बुद्धि विभ्रंश हो चुका था, मतलब उसको कुछ बात कर रही हूँ कुछ नहीं समझता था। मतलब वो एक नॉर्मल पर्सन नहीं था, जो कि काफी 17 18 साल की उम्र में वो काफी नॉर्मल कॉलेज वगैरह सब किया हुआ था उसने, पर ये अचानक स्टार्ट होने की वजह से, तो उसके हेतु में भी जैसे मोबाइल बहुत देखना, या फिर जैसे वो रात रात भर उनके जो वीडियोस है पॉर्न वीडियोस वगैरह वो देखना, वो उसका हेतु निकला था सर। और बहुत अच्छे हम आपने बहुत अच्छा सिखाया है कि हेतु ढूंढ के हमें ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो बहुत आप जिस हेतु बताते हो, या फिर संहिता में जैसे हेतु लिखे हुए हैं, वो सब मिल जाते हैं सर। जी सर। जी। और आप लोग को याद होगा कि एक बांग्लादेश के पेशेंट आए थे, नवीन सर से नंबर लिया था, और मैंने यहाँ पे बैठे बैठे ही दवाई भेजा और वो ठीक हो गया। और हेतु क्या निकला? तो वो गौ मांस खाते थे, बांग्लादेश के मुस्लिम पेशेंट थे, आप लोग को याद होगा। तो अभी उनका ट्रीटमेंट बंद होके 1.5 साल 2 साल हो गया है, अभी फिर से झटके नहीं आए, केवल गौ मांस ये हेतु था। सोचिए कितना डेंजरस ये था उनका हेतु, गौ मांस। गौ मांस सबको साथ में नहीं होता है, ये मुझे बताना है। जी। इस पे अरविंद सर आप कुछ बोलेंगे आपस मार पे? हाँ सर, नमस्कार सर। जी, प्रणाम सर, बताइए। होता क्या है सर, कहीं ना कहीं तो ब्रेन की नर्व्स न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर तो होता ही है, तभी तो अनप्रिडिक्टेबल सीजर्स आते ही हैं सर। तो वो हेतु बहुत सारे होते हैं, कई लोगों में हेतु भी नहीं मिलते हैं। एक पेशेंट मेरे पास भी ऐसी आई थी, तो उसका तो बिल्कुल होमली थी, और कोई भी वो नहीं था, उसका घर का ही खाना था, मांस सांस की भी हिस्ट्री नहीं थी, फिर भी उसको फिट्स आ रहे थे। तो मैंने देखा कि ये रीजन क्या है, तो तब ये आया कि कहीं ना कहीं ब्रेन के न्यूरॉन्स का जो है कहीं ना कहीं डैमेज तो होता ही है, मतलब बात का क्षय गुण तो आता ही आता है। और फिर मैंने जब स्टडी किया तो देखा कि ये सीजस जो है, जो नर्व्स हैं, ये क्लस्टर ऑफ नर्व्स हैं या न्यूरॉन्स हैं इन द ब्रेन, वो रॉन्ग सिग्नल भेजते हैं, तब जो है ये फिट्स के आता है। उसमें सबसे बड़ा सिम्टम तो रहता है अल्टर्ड अवेयरनेस, मतलब स्मृति हो जाता है उसका, और फिर फिट्स आते हैं। तो जब मैंने उसको आयुर्वेद में देखा, तो एक आक्षेपक का जो है निकल के आया, यदा यदा तु धमनी सर्वा क्रुद्धो अभ्यति मुहुर्मुहु, मतलब धमनी जो है अगर क्रुद्ध हो रही है मुहुर्मुहु तत् अंग आक्षेप्यते व्याधि आक्षेप का इसमें, तो वहां पे वो फिट्स का सिम्टम आ रहा है। अब जब वो उसको मैंने थोड़ा सा और एलोपैथिक में देखना शुरू किया, तो जैसे सिम्टोमेटिक सीजर्स में कहीं ना कहीं ब्रेन ट्यूमर या कोई स्ट्रोक वगैरह के, इवन साइकेट्रिक प्रॉब्लम भी जैसे कई लोगों को होता है, डिप्रेशन का सिम्टम होता है, साइकोजेनिक डिसऑर्डर भी थोड़ा सा स्टडी किया मैंने, तो देखा कि ज्यादातर साइकोलॉजिकल डिस्टरबेंस रहता है। और जैसे मैम ने बोला कि फीवर की बच्चों में, हाई ग्रेड फीवर में भी या अल्कोहल विड्रॉल में भी ये सीजर्स के वो आते हैं। तो ये इसमें एलोपैथिक में ग्रांड मल और पेटिट मल की तरफ ले गए कि ग्रांड मल में जनरलाइज पूरे में आता है, पेटिट मल में लोकलाइज होता है, उसमें कन्वर्जन की हिस्ट्री मिलती है ग्रांड मल में, और वो उसका स्मृति भ्रंश भी होता है। पेटिट मल में कन्वर्जन की हिस्ट्री तो मिलेगी, लेकिन वो वो नहीं होगा, स्मृति भ्रंश नहीं होगा।
तो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, तो इसको केवल मतलब काफी स्टडी की जरूरत है सर। ओके सर। बहुत अच्छा बताया आपने। पल्लवी मैम, मुंबई की डॉक्टर, आप कुछ बोलिए इस टॉपिक पे। आपने कैसे पेशेंट देखे हैं? हेलो। हाँ जी, बोलिए मैम। हाँ सर, नमस्कार सर। सर, इसमें मेरा इतना कुछ अनुभव नहीं है, खाली एक बार एक बच्चा आया था, छोटा बच्चा था, कुछ तो 11 साल का। उसको हेतु में मुझे इतना ही मिला कि उसको बचपन में बुखार हो गया था और उसके बाद ही उसको वो मिर्गी का झटका आना चालू हो गया। तो मैंने उस टाइम पे दवाई दिया था, लेकिन फिर वो फॉलोअप नहीं हुआ सर इस पेशेंट का, तो मुझे फिर रिजल्ट नहीं मालूम पड़ा। तो वो एक ही केस मैंने देखा था, बाकी इसमें उतना अनुभव नहीं है मुझे। कोई बात नहीं, अभी थैंक आप यू। आप सुनिए और फिर पेशेंट देखिए, फिर आप जरूर बताइएगा इस ठीक है टॉपिक पे। सर। हाँ, इस टॉपिक पे किसी को कुछ बोलना है? अगर कोई बोलना चाहते हैं तो बोलिए। पहले मैं थोड़ा, अभी मैंने पहले हेतु बताया, अब मैं लक्षण बताता हूँ। वातज पित्तज कफज से तो हमें डिटेल में सब संहिताओं में मिल गया है, लेकिन मैं सिंपल सिंपल चीजें बता रहा हूँ कि मिर्गी का झटका आ रहा है, कैसे पहचाने। तो पेशेंट को ना बहुत झटके आने लगते हैं और वो बेशुद्ध हो जाता है, अनकॉन्शियस हो जाता है। कभी कभी आधे घंटे के लिए होता है, कभी 1 घंटे के लिए हो जाता है। और कभी कभी आंखें ऊपर जाती हैं, कभी कभी वो उधर ही रुकी हुई रहती हैं आईज। और पेशेंट का बैलेंस इम्बैलेंस हो जाता है, उसको किसी ना किसी आधार का जरूरत पड़ता है। मुंह से झाग आता है, कुछ आवाजें आने लगती हैं, हाथ पैर टेढ़े मेढ़े होने लगते हैं। कुछ काल के लिए स्मृति नाश होता है, स्मृति विभ्रंश होता है, विभ्रंश। जैसे डिसलोकेशन ऑफ ऑर्गन बोलते हैं ना, वैसे विभ्रंश होता है। वो भूल जाता है कि वो कौन है, कहाँ है। उसी तरह से उसको दांत जो है वो चिपक जाता है, उसको दांत खिल बोलते हैं। जैसे कील होता है, खिल्ला, वैसे ही दांत पे दांत चिपक जाते हैं। जीभ कभी कभी कट जाता है, जीभ को चबाया जाता है दांत से, इतना जोर से झटका आता है। उसी तरह से शरीर में इतने झटके आते हैं कि पूरा शरीर जैसे करंट लगा है, तो झटके आ रहे हैं। पूरा बॉडी एक रिदम से या कोई भी रिदम से हिलने लगता है। शरीर ठंडा पड़ जाता है। कभी कभी मल मूत्र प्रवृत्ति हो जाती है। उसकी पल्स रेट अगर देंगे तो मंद चलने लगती है। और कभी कभी उसको बिना टाइम पे भी नींद आने लगती है या टाइम पे नींद आती है। हृदय जो होता है वो वीक हो जाता है, और बहुत ज्यादा हृदय में भी उसका इफेक्ट आता है। ऐसे कंडीशन रहती है। तो जब हमारे पास ऐसे पेशेंट लेके आए तो पल्स देखना चाहिए, उसकी आंखें देखनी चाहिए। अभी वेगावस्था अवेगावस्था, वेगावस्था में तो कोई हमारे पास लाएगा नहीं, लेकिन अगर आ गया तो भी हमें आंखें देखनी है, उसका त्वचा देखना है, उसका जीभ देखना है, पेट देखना है। और उसका पित्त का हिस्ट्री है क्या, वायु का प्रकोप है क्या, कृमि का हिस्ट्री है क्या, मेंसेस, अगर लेडी पेशेंट है तो मेंसेस कैसे आ रहे हैं। आंखें जो है वो पूरे शरीर का आंखों से हमें बहुत सारी चीज पता चलता है, सब धातुओं का सार है। तो आंखों में तेज है, स्निग्धता है क्या, वो देखना है। चेहरा में कोई नशा है क्या, मद जैसा है क्या, या फिर वो कुछ तो अलग तरह का फीलिंग हो रहा है क्या, चेहरा तेजोहीन मलिन है क्या, उसका सिर का जो स्पर्श है वो गर्म है कि ठंडा है, ये देखना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा गर्म है तो पित्त बढ़ा हुआ है, वायु बढ़ा है, कफ बढ़ा हुआ है, ये प्रैक्टिस से पता चल जाता है। और उस हिसाब से दूध या घी या रेस्ट या ठंडा उपचार करना चाहिए अगर पित्त का बहुत ज्यादा हो रहा है तो। मतलब दूध का हम परिषेक कर सकते हैं, शिरोधारा टाइप, या फिर घी लगा सकते हैं। अगर पित्त बढ़ा है तो उस टाइम पे तो इंसान कुछ खाएगा नहीं, लेकिन बाद में हम लोग दूध और घी वगैरह खिला सकते हैं। और कृमि है तो हमें विरेचन करना होगा, कॉन्स्टिपेशन है तो वो देना पड़ेगा। दूसरा, मेंसेस कैसा है, मेंसेस कम आता है, स्कैंटी मेंसेस, अमेनोरिया, हैवी मेनोरिया, योशापस्मार है क्या, कुछ ना कुछ तो स्त्रियों में प्रॉब्लम है, मेंटल इम्बैलेंस है इसलिए हो रहा है क्या। या फिर बाहर का ग्रह बाधा है क्या। अगर ग्रह बाधा है तो उसको धूम्र जो वचा का रहता है या संज्ञा स्थापन, उसका धुआं ऐसे जला के उसका धुआं दे। या फिर कोई मंत्र वगैरह करते हैं, जो क्रिश्चियन के जो फादर होते हैं वो प्रेयर भी करते हैं। तो ऐसे करने दैवपाश्य चिकित्सा, उससे फायदा होता है। दूसरा क्या है कि जब अवेगावस्था में पेशेंट आ रहा है तो हमें क्या करना है, तो मस्तिष्क रोगाधिकार में भेषज रत्नावली में शोधन के लिए बताया है। सबसे पहले त्रिवित्तादि मोदक, त्रिवित्तादि लेहम, ऐसे बताया है।
तो हम लोग ऐसे तो हम दोषों के हिसाब से वमन विरेचन बस्ती कर सकते हैं, लेकिन जो उसमें बताया कि हम विरेचन कराएं, त्रिवित अवलेहम दे, शोधन कराएं पूरा मस्तिष्क का, क्योंकि कहीं ना कहीं संज्ञावस्त्रोदस का अवरोधात्मक संप्राप्ति है ना। संज्ञावस्त्रोदस मनोवस्त्रोदस में अवरोधात्मक संप्राप्ति है, इसलिए ऐसा हो रहा है। उसके साथ में अगर मानसिक अपस्मार है तो सारस्वतारिष्ट देने से फायदा होता है, ब्राह्मी वटी देना है, निद्राकर वटी अगर नींद नहीं आ रही है तो निद्राकर वटी देना है। उसी तरह और पंचगव्य घृत सबसे अच्छा रहता है। पंचगव्य घृत है वो स्त्रोतस का शोधन कर देता है। आप लोगों को पंचगव्य घृत का स्मेल देखने से पता चलता होगा। उसी तरह से जो वचा है उसको पीस के और सिर पे, माथे पे, फोरहेड पे लगाना है, और वही खाने के लिए भी देना है। उसी तरह से उनको, अगर वो धार्मिक है, हिंदू धर्म को मानते हैं, तो जय श्री राम, जय राम, जय जय राम ये करना है। गणपति अथर्व शीर्ष बोलना है, गायत्री मंत्र का जप करना है, जिससे मानसिक ताकत बढ़े उनको। मुस्लिम है तो जो कलमा बताए, जो ताकत है वो देना है। इस्लाम फिर गुरुबाणी जो है सिखों का, या फिर क्रिश्चियंस का, जो मन को स्ट्रांग करे, ऐसे प्रेयर्स करना है, सूर्य नमस्कार करना है। गाय का घी जो है, शुद्ध गाय का घी है, वो अगर पुराना रहे उसका नस्य लें तो ये अपस्मार को ठीक कर देता है। अणु तेल का नस्य लें। उसी तरह से प्याज का रस निकाल के उसका नस्य दें, वो तीक्ष्ण रहता है, उग्रगंधी रहता है, वो बहुत अच्छा काम करता है। फिर वचा है, जटामांसी है, और फिर अगरू का धूप अगर दें तो बहुत अच्छा फायदा करता है। अगर कृमि की वजह से आ रहा है या कॉन्स्टिपेशन की वजह से आ रहा है तो कपिलादी बट्टी दें। फिर उसी तरह से विड़ंग का सिद्ध दूध दें, या फिर वचा दें, या फिर करंज तेल का बस्ती दें, या नीम तेल का दें। कृमि कुठार रस, कृमि मुद्गर रस, जो जैसा चिकित्सा है कृमि का, निदान परिवर्जन, प्रकृति विघात, आशापकर्षण जो है वो क्रम से दें। अगर बॉडी में हीट बहुत ज्यादा बढ़ा है, पित्त बढ़ा है, तो लघु सूर्चकर रस दें, प्रवाल दें, प्रवाल पिष्टी, ब्राह्मी वटी दें, निद्राकर वटी दें, शतावरी घृत दें। हाथ पैरों में शब्दोद्घृत लगाएं। और सरसों का तेल सबको साथ में नहीं है, नारियल तेल को जितना ये करें, अभ्यंग करें, शिरो अभ्यंग करें, या घी से अभ्यंग करें, वो बहुत अच्छा फायदा करता है। सरसों का तेल भी अच्छा है, लेकिन वो कफज प्रकृति वालों के लिए अच्छा है। कफजन्य संप्राप्ति में शिरो अभ्यंग कर सकते हैं। दूसरा बात यह है कि पेशेंट बहुत ज्यादा सोचता है क्या, तो उसको शिरोधारा करना है। मानस मित्र गुटिका, मानस मित्र गुटिका है जो ऐसा दवाई है जो ब्रेन में सेरोटोनिन, डोपामाइन और एड्रिनालिन ऐसे पॉजिटिव हार्मोन्स को सिक्रेट करता है। तो ऐसा रिसर्च हुआ है कि मानस मित्र गुटिका लेने से क्या क्या होता है। तो ऐसा पाया गया है ब्लड में कि सेरोटोनिन, हैप्पी हार्मोन सिक्रेट होते हैं, और जब निगेटिव इंसान सोचता है तो कैटाकोलामाइन सिक्रेट होते हैं। तो पेशेंट को खुश रहने के लिए मानस मित्र गुटिका देना है। आप लोग खुद भी खा के देखिए मानस मित्र गुटिका, माइंड में कुछ तो अच्छा फीलिंग आने लगता है। इस वजह से मेंसेस का प्रॉब्लम है तो कन्या लोहादी वट्टी बहुत अच्छा काम करता है, कुमारी ऐसा अच्छा काम करता है। फिर शतपुष्पा का सिद्ध तेल या घृत बस्ती दे, नस्य दे, जैसे भी वे देना है। और रोज एक खजूर खाने के लिए देना है, उससे फायदा होता है। अगर हैवी मेंसेस है, मेटोरेजिया, मेनोरेजिया है, और खून की कमी है, तो शतावरी घृत दें, चंद्रप्रभा वटी दें, स्वर्ण माक्षिकादि वटी दें, ताप्यादि लो दें, नवायस लो दें, और पुनर्नवा मंडूर दें। अगर दुबलापना बहुत ज्यादा है, बुद्धिमान दे और अनिद्रा है, तो ब्राह्मी प्राश दें, बादाम का कल्प दें दूध के साथ, निद्राकर वटी दें। नींद नहीं आ रही तो निद्राकर कल्प दें दूध के साथ, तो उससे अच्छा नींद आता है। दूसरा क्या है कि नस से देना सबसे अच्छा रहता है। आंखों में भी अंजन करना बहुत अच्छा रहता है। फिर शब्दोद्घृत से पाद पूरण करना अच्छा रहता है। शतावरी सिद्ध तेल से कर्ण पूरण अच्छा रहता है। शिरोबस्ती अच्छा रहता है। उसी तरह से विरेचन, अगर कृमि है, कॉन्स्टिपेशन की वजह से हो रहा है, कृमि है, तो सोनामुखी है, हरितकी है, आरगवद है, वायुविडंग है, इनका बस्ती दें, निरोबस्ती दें, या विरेचन कराएं। एरंड तेल गर्म पानी के साथ दें। कपिलादि, आरगवद कपिलादि वटी से बहुत अच्छे से कृमि निकल जाते हैं, कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाता है। और यष्टि अगर बलवान है तो वमन कराएं, वमन से बहुत अच्छा होता है। मैंने एक लड़की आती थी, बच्ची, उसको 2005 में बचपन से फिट्स आते थे, बचपन से। तो मैंने उनको 2005 में ठीक किया। 3 महीने का मेरा कोर्स चला। मैंने पहले वमन कराया, विरेचन कराया, बस्ती नस्य सब कराया, और उसके बाद में मैंने 3 महीने कुष्मांड रसायन दिया, स्मृति सागर रस, पंचामृत लौह गुगुल दिया, बृहत्वा चिंतामणि रस, त्रैलोक्य चिंतामणि रस, मानस मित्र गुटिका, यही सब दिया। एक टाइम पे वचा तेल
एक टाइम पे शीरबला तेल, ऐसे मैंने दिया। 3 महीने के इलाज के बाद आज तक वो लड़की को फिट्स नहीं आया, और उसका मेमोरी इतना अच्छा हो गया ये सब दवाइयों से कि उसने टॉप किया हर एग्जाम में, और वो टीचर है, वो अभी मिलने के लिए आती है। 2005 से अभी तक वो पेशेंट ठीक है। तो ऐसा इलाज होना चाहिए जो शोधन करे, शोधन करके ब्रीहन करे ब्रेन का। इसी तरह से अगर बहुत ज्यादा पित्त बढ़ा हुआ है तो रक्त मोक्षण बहुत अच्छा रहता है। अगर वो भ्रूण के साइड में अगर हम लोग करें तो बहुत अच्छा रक्त मोक्षण से फायदा होता है। वात विकार है तो वात के संबंधित जो भी हम शीरबला तेल, धन्वंतर तेल, बलाशुगंधादि तेल, चंदन बलाक्ष तेल, जो तेल जैसा उपयोगी है वो दें। और हम लोग इसमें काढ़ा बनाने के लिए बहुत सारे पुणे के वैद्य लोग हैं, वो क्या देते हैं पीने के लिए, तो गुड़ूची, यष्टि मधु, नीम के पत्ते, फिर एरंड पुनर्नवा, कंटकारी मूल, शुंठी, बेहड़ा, धमासा, दारू हरिद्रा, मंजिष्ठा, कुटकी, धनिया, रासना, देवदार, पिपली मूल, खजूर, सौंफ, और फिर पद्मकाष्ठ, विड़ंग और डिकेमाली नाम का वनस्पति, ये सब देते हैं। तो ये काढ़ा कंटिन्यू देने से फायदा होता है। इसी तरह से हम लोग इसमें और क्या दवाई दे सकते हैं, तो महाकल्याण घृत, सारस्वत घृत, ब्राह्मी घृत, शंख पुष्पिका चूर्ण, शंख पुष्पिका सिरप, उन्मादगज केसरी रस, बृहत्वा चिंतामणि रस, स्मृति सागर रस, ब्राह्मी तेल, अश्वगंधा रिष्ट, तीक्ष्ण नस्य और अग्निकर्म, गाल पे अपना जो फेस का गाल है उसमें अग्निकर्म करने से फायदा होता है। और दूसरा क्या है कि पेशेंट को हमें बोलना है कि आपको क्रोध आ रहा है, निराशा हो रही है, डिप्रेशन आ रहा है, चिंता आ रहा है, तो वो चीजों से अवॉइड करिए। अपने आप को हमेशा खुश रहना है, घर का वातावरण भी खुश रखना है, फ्रेंड सर्कल भी ऐसे रहने चाहिए जो उनको हंसाए, उत्साह वर्धन करे, टाइम पे खाना खाना है, टाइम पे सोना है। जो बच्चे मेरे पास है जो मोबाइल देखने की वजह से फिट सारे थे, उनका मैंने बोल दिया कि 5 साल मोबाइल नहीं देना है। जो छोटे बच्चे हैं ना उनको मोबाइल नहीं देना है, बाकी चीज आप कुछ भी करिए। तो ये हेतु बन कर है, टाइम पे सोना है, टाइम पे उठना है, और शाम को जल्दी खा लेना है, कम खाना खाना है, और रात को एक बादाम भिगो के दूध के साथ लेना है पीस के, तो उससे बहुत अच्छा फायदा होता है। ब्राह्मी के पत्ते का रस सुबह शाम दें। खाने में तीखा, मिर्ची, खट्टा, नमक, मसालेदार, ये सब बंद करना है और सात्विक आहार देना है। खाने में गाय का दूध देना है। मूंग, लौकी, करेला, शिगरू, पुराना, येलो पंपकिन, परवल, तोरी, फिर उसके बाद में धनिया, आंवला, मीठा तक्र, नारियल का पानी, पुराना चावल और मीठा अनार, ये सब अच्छा है हमारे लिए अपस्मार के रोगी के लिए। शक्तिपात ना हो, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना है कि पूरा शरीर शक्ति ही निकल गया। शुक्र क्षय भी नहीं होना चाहिए, बहुत मेहनत नहीं करना है। और कभी भी अपस्मार जो मानसिक रोगी हैं उनको ये संस्कार देना है कि जो लोग ना अपवित्र लोग हैं उनको रेस्पेक्ट करते हैं, और जो पूज्य लोग हैं उसका अनादर करते हैं। इससे अपस्मार होता है। बहुत सारे मैंने ऐसे पेशेंट देखे जो आजकल कैसा ट्रेंड चला है कि हिंदू धर्म का अपमान करते हैं, और बाद में उनको अपस्मार का हिस्ट्री मिलता है। तो कहीं पर जाके शिवलिंग पे यूरिन पास कर दिया, और जब आए तो उनको फिर अपस्मार के झटकाने लगे। तो जो भी पूज्य वस्तु है उसका अनादर नहीं करना है, ये हमें बताना है। कहीं ना कहीं गलत काम किया जाता है तो वहां की जो दैवी शक्ति होती है उससे तकलीफ होती है। और अपवित्रों का आदर करना ये रोग को बढ़ाता है। अपवित्र मतलब गंदी जगह पे जाना, गंदी जगह मतलब रेड लाइट एरिया में जाना, वहां का वातावरण में रहना, वो सब चीजें जो है ये अपस्मार को बढ़ाता है। और पूज्य चीजों को अनादर करना ये बढ़ाता है। पूज्य चीजों को हमेशा रिस्पेक्ट करना चाहिए। बोला गया है कि सूर्य को देख के सामने यूरिन मत करो। जो जो चीज बताएं, जो चीज रेस्पेक्टेड है, जो धर्म को मानने वाले हैं, जैसे अगर इस्लाम में मानने आस्था है और उसमें बोला है कि कुरान शरीफ को आप रेस्पेक्ट दो, अगर उसने अनादर किया तो उसको अपस्मार का झटका आएगा। अगर बाइबल को रेस्पेक्ट करना है, जो प्लस पहनते हैं, वो जो पहनते हैं उसको रेस्पेक्ट देना है तो देना है। तो जो चीज बोला गया है, जो धर्म को मानने वाले हैं अगर वो चीजें नहीं मानते हैं तो उनको अपस्मार का झटका आता है। ये पाया जाता है, जो मैं भी बता रहा हूँ पाया जाता है। इसी तरह से अपस्मार हो रहा है तो उसमें कुछ और बीमारियां होती है, जैसे कृमि है, कॉन्स्टिपेशन है, मेंसेस का प्रॉब्लम है, उन्माद है, बुद्धिमान देता है, अनिद्रा, पित्त के विकार, रक्तपित्त, ज्वर, अजीर्ण, उदरगत वात और छर्दी, उल्टी आने से भी ट्रिगर होता है। आप लोग कभी भी देखिएगा आईसीयू में होता है कि कभी वो जबरदस्ती खाना दे रहे हैं,
राइस ट्यूब से दे रहे हैं लिक्विड फॉर्म में और वो रिगर्जिटेट हुआ तो फिर ट्रिगर होता है और अपस्मार के झटके आते हैं। दूसरा क्या है कि एलोपैथी का जो सिडेटिव दवाइयां दी जाती है डायजेपाम वगैरह बहुत ज्यादा नहीं देना चाहिए अपस्मार के रोगी को। या फिर लोग क्या करते हैं, बाई लोग जो काम करती है ना वो अपने बच्चों को कुछ गांजा वगैरह खिला देती हैं कि बच्चे सोते रहें। ये सब गलत है। नींद वाली चीजें नहीं देनी है ज्यादा, ब्रेन उसमें सो जाता है तो उससे बाद में तकलीफ होता है। दूसरा क्या है कि इसको टालना नहीं है, जिसको भी अपस्मार फिट्स आते हैं टालना नहीं है। और प्याज हमेशा रखना चाहिए, जिनको अपस्मार आता है ना, उनको बोलना चाहिए प्याज हमेशा रखो। जैसे ही झटका आते है प्याज को ऐसे फोड़ के और उसका स्मेल ले, झटका निकल जाता है। उसी तरह से ये जो है वचा, वचा को पीस के और वो चटाना चाहिए। पंचगव्य घृत रोज खाना चाहिए। वचा और पंचगव्य घृत जो इंसान खाता है उसको कभी भी ये चीजें नहीं आती हैं। आप लोग को कुछ बोलना है तो बोलिए। पंचगव्य घृत से कभी भी मतलब वो सेफ चीज है। आप लोग कुछ बोलना चाहेंगे? डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी, आपने पेशेंट देखे हैं आपस मार के? डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी कुछ बोलिए सर इस बारे में। डॉक्टर हरिहर सर प्लीज कुछ बोलिए आप लोग। जागीर सिंह जी, डॉक्टर प्रीति मैम, डॉक्टर श्रीकांत त्रिवेदी सर आप कुछ बोलिए। शशि मैम। सर मैं बोल हाँ रहा जी। हूँ सर, मैं बोल रहा हूँ थोड़ा हाँ सा। सर। हाँ सर बोलिए। देखिए सर, तो वो ट्रीटमेंट पार्ट में हम लोग जल्दी चले गए सर। थोड़ा सा मैं इसमें बोलना चाहता हूँ सर कि जैसे चरक शरीर में एक श्लोक आया, दुर्बला चेतसा स्थानम यदा वायु प्रपद्यते, मतलब जो दुर्बल चेतस चेतना के स्थान है, यदा वायु प्रपद्यते मनो विक्षोभ जयंतो संज्ञा सोमस्त, संज्ञा भी नाश हो जाता है, मन भी विक्षोभित हो जाता है। और इसमें पित्त में कफश्चेव मनो विक्षोभित, मतलब पित्त भी कफ भी मन को विक्षोभित करते हैं। अब ये यहाँ पे उन्माद अपस्मार में चरक में जो है जैसे बोला गया है कि दोष अलोंग विद रज और तम, और वो उसमें जो है रज और तम की दृष्टि के साथ में त्रिदोष की दृष्टि है। जैसे त्रिदोष में रुक्ष और चल गुण आप बात है, सर और तीक्ष्ण गुण आप पित्त है, और गुरु और मंद गुण आप कफ। तो तीनों दोषों का के साथ में रज और तम दूषित हो रहे हैं। अब वो जब उन्माद अपस्मार में चरक में मेंशन हुआ है तो उन्होंने कहा है कि ये जो है दोष जो है सत्व गुण अफेक्टेड हुआ, तो सीटेड हृदय में जो है आश्रित हो गए ये जाके, क्योंकि हृदय ही रसवश होता है उसका, और उसका वो है वो पूरा मनोवश होता है उसका मूल है। अब वहां से ये संज्ञावश होता को अवरुद्ध किया, और संज्ञावश होता और इंद्रियां भी अवरुद्ध हुई। तो फिर क्या हुआ, जब दोनों अवरुद्ध हुए तो इम्पेयर, तो फिर ये जब दोनों ही अवरुद्ध हुआ तो स्मृति नाश हुआ, और जब स्मृति नाश हुआ तब सीजर्स आने शुरू हुए। तो कहीं ना कहीं ये रजतम के साथ में त्रिदोष का प्रकोप है, वो खाने पीने की वजह से हो या त्रिदोष का प्रकोप चल रहा हो, कहीं ना कहीं वो हृदय में सीटेड है। और जब वो निकल जाते हैं हृदय से तो फिर वो तब सिम्टम नहीं आते हैं। तो वो भी उन्माद में मेंशन किया है कि अगर दोबारा हृदय में जाएंगे तब वो फिट्स के लक्षण आएंगे, मतलब उसमें होंगे कहीं ना कहीं, वहां से वो होगा। बट जो मेरे पास एक जब पेशेंट आई तो मैंने उसको फिर मैंने छाना, तो फिर वही एक क्लियर कट सिम्टम जैसे आक्षेप हुआ, तो तमा प्रवेश हुआ, मतलब अनकॉन्शियस स्टेज आई, मतलब उसके सिम्टम टिपिकली जो है जो बुक्स में मेंशन है वो निकल रहे थे। अनकॉन्शियस हुआ, फिर उसके बाद हस्तपात उसने फेंकने शुरू किया। तो मैंने जब देखा सिम्टम तो हस्तपात, विक्षेप भी था, रोदन था, दंत जो है उसने वो कस के खींचने शुरू कर दिया है। और मेरे सामने देखते देखते वो क्लिनिक पे गिर गई। फिर उसकी कम पूरा कांपना शुरू हो गया और फेन आना शुरू हो गया। तो उसकी सिस्टर बोली कि नहीं अभी आप यहीं लिटा दीजिए जमीन पे, और गिडीनेस आनी हो। तो फिर जब देखा कि वो, उसने कहा 2-3 मिनट में अपने आप ही नॉर्मल आ जाएंगे। वो कुछ भी नहीं किया, मैंने मूवमेंट नहीं किया, उसको लेटे रहने दिया और 2-3 मिनट में अपने आप ही, मतलब वो पैनिक स्टेज होती है जब वो हृदय से संज्ञावश होते ऑब्स्ट्रक्ट होते हैं, मतलब टिपिकली। और वो कभी भी हो सकते हैं,
कैसे भी किसी भी कारण से हो सकते हैं, रीजन कुछ भी हो सकता है, हेतु निदान कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो 3 महीने में भी हो सकता है, 6 महीने में भी हो सकता है, सालों भर में भी हो सकता है। और वो जो सिम्टम होते हैं, वो जो एपिसोड होता है, वो बहुत मतलब आपने अगर देखा तो निस्टिकनेस मिलता है, आंख आंख में बिल्कुल एकदम से एक तरफ से। फिर मैंने उसको एग्जामिन किया, लिटाया, तो उसकी स्टिफनेस थी, उसके नेक में अच्छी खासी स्टिफनेस थी। तो क्लियर कट फिर मैंने जब वात का देखना शुरू किया, तो वो पूरा जो वात के स्थान है, पक्वाशय गति शक्ति शो तस्तीश, वो पूरा पूरा एक एक चीज में छूता चला गया। उसने कहा हाँ 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 हाँ, ये पूरा पूरा उसके बाद के क्लियर कट वो था। फिर पहले मैंने एमआरआई नहीं देखा था तब तक उसका, तब जब एमआरआई उसने दिखाया तो क्षयात्मक संप्राप्ति थी, उसमें ब्रेन के न्यूरोलॉजिकल डैमेज दिखाई दिया था। तो मेरी डायग्नोसिस बन चुकी थी कि बात की वजह से क्षय, मतलब तुरंत मैंने उसको जो है या तो अंजन और वो जाता है नस, तो वो बाद में होता है, लेकिन मैंने कहा एक ही ट्रीटमेंट है, आप इस समय शिरोधारा कीजिए। और शिरोधारा मैंने उसको बिठाया, शिरोधारा करना शुरू किया। और पूरा मतलब अच्छा खासा, तो उसको मतलब करते करते 5-7 मिनट के अंदर वो सो गई पेशेंट, वो तुरंत टेबल पे ही सो गई। अब वो सो गई और उसके बाद मैं करता रहा, उसके बाद फिर आधे 1 घंटे बाद उठी फ्रेश बिल्कुल, कोई भी उसके सिम्टम नहीं। तो वो ऐसा मतलब क्लिनिक में एकदम से सडन जब आता है तो एकदम से आदमी घबरा जाता है, लेकिन शास्त्रों का सहारे से और शास्त्रों को देखते देखते बड़ा सारा कॉन्फिडेंस आता है। फिर मैंने बाकी का ट्रीटमेंट उसको दिया, और उसका 3 महीने में उसकी जो है रिपोर्ट्स में मेरे को जो है एमआरआई, उसी से कहा, हमने कहा आप एमआरआई खुद ही कराइएगा, मिलिट्री में थी। तो उसके बाद जब एमआरआई कराया तो 3 महीने बाद उसका पूरा ब्रेन के इटियोलॉजिकल डैमेज खत्म हो चुके थे सर। और वो मेरे पास अल्ट्रासाउंड सीटी एमआरआई की रिपोर्ट आज भी है दोनों। तो ये सर बता रहा था मैं। ओके सर। जी, ये अरिष्ट सूचक लक्षण भी आता है मृत्यु के यहाँ पहले। रुधि रजस्तमोभ्याम विहिते सत्वे दोषावृते रुधि। रुधि यानी उरस्त हृदय लेने का या मस्तिष्क हृदय लेने का ज्यादा? दोनों ले सकते हैं। भेल ने तो मस्तिष्कगत हृदय भी बोला है। हाँ, जी। नहीं, योग शास्त्र में तो मस्तिष्क हृदय ही ज्यादा बोला है सर। साधक पित्त तो हृदय में रहता है, जो उर हाँ में है। हाँ। साधक पित्त की वो दृष्टि से हृदय में दोनों को, अभी हृदय का भी बोला गया और मस्तिष्कगत हृदय को ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है इसमें। हेलो। हाँ जी सर, हाँ मैं हाँ कुछ हाँ सर। बोलना चाहती हूँ सर। हाँ बोलिए। हाँ, सो मैं प्रज्ञा रोड़े बात कर रही हूँ, डॉक्टर प्रज्ञा रोड़े सर। अभी थोड़ा सा मुझे इस पे ना प्रैक्टिकल अप्रोच पे कुछ पूछना था कि अभी जैसे हाँ, ये सब तो हम है कि चलो करेंगे, बट अभी जो हर्डल्स आते हैं ना प्रैक्टिस में, तो क्या होता है जब भी अपस्मार का या कन्वर्जन का पेशेंट या सीजर्स का पेशेंट्स आते हैं, तो एक तो पहले से वो ट्रीटमेंट किसी न्यूरो फिजिशियन के पास तो ट्रीटमेंट लेता ही रहता है, वो ईईजी वगैरह सब कुछ लेके आता है। ऐसे बहुत कम होता है कि पहले ही सीजर में कोई पेशेंट डायरेक्टली आयुर्वेदा फिजिशियन के पास जाए, या बहुत कम परसेंटेज में होता है, मतलब मेरे साथ तो ऐसे हुआ है। तो जब भी वो पेशेंट आएगा तो वो न्यूरो फिजिशियन से ऑलरेडी इप्टॉइन या किसी और एंटी कन्वर्जेंस मेडिसिन पे चलता रहता है। ईईजी भले ही नॉर्मल है, ईईजी में कोई फाइंडिंग्स अगर नहीं है, फिर भी पेशेंट्स को सीजर्स आ रहे हैं, कन्वर्जेंस आ रहे हैं, सपस मार के सब हेतु हमें दिखाई दे रहे हैं आयुर्वेद के हिसाब से। तो अभी हमें चिकित्सा अगर शुरू करनी है तो सबसे पहला हर्डल ये आता है कि पेशेंट ये पूछता है कि अभी इन दवाइयों का क्या करें, मैं बंद करूं या क्या करूं। और नहीं, दूसरा बंद हर्डल ये नहीं आता है करना कि है। हाँ, बंद नहीं नहीं करना करना है। है। और दूसरा हर्डल ये आता है कि वो पेशेंट आयुर्वेदा के साथ साथ एलोपैथी के डॉक्टर के पास भी फॉलोअप के लिए जाता रहता है। तो जाने अभी दीजिए ना, जाने तो दीजिए ना, वो तो वो अच्छा है ना। वहां पे वो हर्डल आ जाता है कि वो वाले फिजिशियन बोलते हैं कि नहीं 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 ये मत लेना, फिर पेशेंट वापस आएगा मेरे पास, फिर बोलेगा कि अरे उन्होंने तो बोला है कि ये नहीं लेना है, ये मत लो। फिर अगर एप्टॉइन का डोज चल रहा है तो वो रिड्यूस टेपर अगर करना है तो वो टेपर कौन करेगा? वो तो टेपर एप्टाइन का करने डोज वाले तो हैं हम नहीं ही न्यूरो टेपर करेंगे। फिजिशियन। हम ही करेंगे, लेकिन उनका विश्वास तो जितना जरूरी है ना, उनको हम ट्रीटमेंट करेंगे। शुरुआत में बंद नहीं करना है कोई भी एलोपैथी की दवाई। हम हाँ मैम उनके पास इसका भेजेंगे कि इसका अब एक चेक। आंसर मैं हाँ इसका बोलिए। मैं एक आंसर देता हूँ। पेशेंट का 2-2 साल 3-3 साल से चल रहा होता है, फिर भी हाँ पेशेंट सही। को तो सिम्टम आते ही है ना। पेशेंट को पैल्पिटेशन सिम्टम आता है, टैकीकार्डिया मिलता है मैम, सही बात अनइजीनेस है। रहते हैं।
और सही फिर बात भी है। वो उसके पास जा रहा है, तो हमको उसमें प्रॉब्लम क्या है? मैं हम लोग का तो दोष पे चिकित्सा है ना, हमको दवाई पे नहीं सोचना है, हमको तो दोष को चिकित्सा करना है। तो जैसे पाठक सर बताते हैं, महापैशाची ग्रंथ है, पंचगर्भ ग्रंथ है, त्रैलोक चिंता, त्रैलोक नहीं, ये सिद्ध मकर ध्वज है, सूलशेखर है, नहीं ये सर, मतलब। ये तो सही बात है कि अभी मैं मेरे दो केसेस खुद बता सकती हूँ। मेरे पास एक फीमेल थी जो कि 30 to 35 के एज में थी। उसको हफ्ते में 2 या 3 बार सीजर्स आते थे, जो सारे सिम्टम्स है कि मुंह से फेस निकलना, स्टेडीनेस, जो टोनिक सीजर्स होते हैं ना, टोनिक और अटोनिक। टोनिक तो क्लोनिक होते हैं। टोनिक, हाँ, तो टोनिक सीजर्स उसको टिपिकली वो आते थे सारे। और न्यूरोलॉजिकल फाइंडिंग्स में उसका कोई सिग्निफिकेंट कंक्लूजन नहीं निकला था। ठीक है, उसके बाद वो ऑलरेडी न्यूरो फिजिशियन के पास ट्रीटमेंट ले रही थी। तो अभी क्या हुआ कि मेरे चिकित्सा करने के बाद उसको जो बाकी की जो हमें लक्षण दिखते हैं, वो लक्षण उसके कम भी हुए थे, और उसके हफ्ते में जो एपिसोड्स आते थे वो रिड्यूस भी हुए थे। अभी सवाल ये आया कि वो जो मेडिसिन ले रही थी वो उससे हो रहा था या ये इससे हो रहा था, ये हम कंक्लूड नहीं कर पाए। अभी वो मैम, जब वो डॉक्टर के पास गई, आप पूरी बात सुनो, अभी जब वो डॉक्टर के पास गई जिनके पास वो एलोपैथी का फॉलोअप ले रही थी, तो मैंने उनको बोला था कि आप सर से एक बार बात करके बोलो कि उनके डोज टेपर करें, क्योंकि उनके सिम्टम्स में रिलीफ था। तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने बोला ये ड्रग आपको लाइफ लॉन्ग लेना पड़ेगा, अगर ये आपने बंद कर दिया तो आपको कभी भी कहीं पे भी सीवियर प्रॉब्लम हो सकती है। अभी पेशेंट मेरे पास आने के बाद जब मैंने उनको काउंसलिंग किया, उनका मानसिक जो ये था, मनोवस्त्रुतस पे काम करने वाला जो चीज थी, वो मैंने उनको बताई, उनको समझाया, फिर भी पेशेंट का कॉन्फिडेंस ये नहीं था कि वो मेडिसिन टेपर करे। उसके बाद वो पेशेंट डिसकंटिन्यू हो गई। अभी ये हो गया मेरा पहला एक्सपीरियंस। दूसरा एक्सपीरियंस एक बच्ची का था, छोटी बच्ची थी, उसको पूरी तरीके से उसके सीजर्स बंद हो चुके थे, उसको आए ही नहीं उसके बाद। बट फिर भी यही हुआ कि उसकी मदर, हर मदर वाज नॉट रेडी टू रिड्यूसेस द डोजेस ऑफ एलोपैथी। अभी ये इसमें हमें क्या करना चाहिए, ये मुझे पता करना। मैम, आपका दिमाग दूसरे को मेडिसिन को टेपर करने की तरफ क्यों जा रहा है? आप हाँ, न्यूरोलॉजिकल, आपका दिमाग, अब मेरे पास बदल दीजिए। न्यूरोलॉजिकल डैमेज या जो भी दोषिक डैमेज होते हैं वो किसी भी जांच से निकल निकल सकते हैं क्या? हम लोग के समय में बात पित्त कफ उस समय था जब बताया गया था, उस समय जांचें नहीं थी। हम लोग जांच की तरफ क्यों भाग रहे हैं? हम लोग न्यूरोलॉजिकल डैमेज को जांचों में क्यों देख रहे हैं? सही हम बात है बात ना की तरफ सर। से, तो अभी हम बात की पेशेंट तरफ, का, मैं ये मैं 2 मिनट बोलूंगा। मैं बात को लेके क्यों नहीं चल रहे हैं? हम क्षयात्मक संप्राप्ति क्यों नहीं सोच रहे हैं? हम आवरण क्यों नहीं सोच रहे हैं? हम पित्त वृद्ध, पित्त के स्निग्ध सर मैं तो शीर्ष रोगों सोच को क्यों रही नहीं हूँ, सोच रहे हैं? ये मैं सोच रही हूँ तो चिकित्सा एक के ही बाद सिम्टम नहीं पेशेंट आता को मैम, रिलीफ। जब फिट्स नहीं नहीं होते नहीं, हैं। वो पेशेंट को आपका रिलीफ तो आ गया है, उसके लक्षण में वो कमी भी आपका आ चुकी कन्विंसिंग थी। पावर जो है वो थोड़ा कहीं फेल हो रहा है। कन्विंसिंग पावर सर नहीं है, क्योंकि मैं तो खुद एमएससी साइकोलॉजी की हूँ, मैं तो नहीं, एक एक लेकिन तब घंटे भी तक के आप कन्विंस नहीं पा साइकोलॉजी। रही है। मैं अगर पेशेंट को बोलता हूँ कि आप बंद करो एलोपैथी, तो पेशेंट बंद करते हैं और वो मेरा बात मेरे मानते हैं। मेरे बाकी के पेशेंट्स बंद कर देते हैं सर। अभी गायनेक में तो अगर मैं आप ये लेट्रोस बंद सोचिए, कर दूं तो कर देते हैं, सिर्फ आप ये ये इसमें। सोचिए कि मोदी जी को सब लोगों ने 100% वोट तो दिया नहीं है, वोट शेयर ही है। तो आपके पास सब पेशेंट नहीं ठीक हो रहे हैं, कोई बात नहीं, गए तो गए। वो हाँ, तो वही मेडिसिन इसीलिए के मैंने बहुत वो मेडिसिन के बहुत साइड इफेक्ट है, ऐसा करके उनको समझाना। छोटी हाँ, बच्ची है ना, उसका तो लाइफ जाने वाला है पूरा। और क्या होता है ना मेडिसिन मैम, तो ये सारे जो है ना, ये सारे हाईली क्वालिफाइड, ये सारे आईटी वाले लोग जो होते हैं ना, दे आर वेरी हार्ड टू प्रूव देम कि नहीं नहीं ये मत लो, ये बंद करो। अभी मैंने एपिलेप्सी के या सीजर्स के केस में जनरली नहीं लेती हूँ, बहुत रेयरली मेरे पास आए थे लकीली, इसीलिए मैंने लिए थे वो। बट मुझे ये 2 केसेस में ये बहुत मेजर प्रॉब्लम जिनका दिखाई दिया। प्रारब्ध में आपसे ठीक होना है वही आप हाँ ठीक कर पाएंगी, सबको थोड़ी हाँ, ना ठीक कर पाएंगी। नहीं सही बात है। ऐसे आप कितना होते हैं कुछ कुछ। आप कितना भी सही हैं, लेकिन उनका प्रारब्ध है जो उनकी बुद्धि को भ्रष्ट किया है, तो उधर ही जाएंगे वो। हम्म, ज्यादा नहीं सोचना चाहिए सब बारे में। सही हाँ, बात है अरविंद सर। सर, आप क्या बोल रहे थे? अरविंद मैं सर, ये आप कह रहा था बोलिए सर। कि सर दूसरों की मेडिसिन के हिसाब से आप ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। जी, अभी क्या है सर ना, हम महा सबको नहीं ठीक कर सकते हैं। आप महाराज ये मत सोचिए कि हम सबको ठीक कर दें, हमें नॉलेज है, लेकिन जैसे मोदी जी और को वो सब लोग थोड़ी ना पेशेंट वोट का देते हैं। जी, वो पेशेंट का रेस्पॉन्स दिखता है, वो उसके सिम्टम में रेस्पॉन्स आता है मैम, उसका पैपिटेशन में, उसका कॉन्फिडेंस में, उसको बॉडी को
और अगर एक आध बार अगर फिट्स आते भी हैं तो वो एलोपैथिक की दवाई के समय भी तो चलते चलते फिट्स आते हैं, लेकिन उस पर आपको जाना ही नहीं है, ना सोचना है, ना पेशेंट को उसको कन्विंस करने की जरूरत है। पेशेंट से बस दिखाना है कि आप पहले ये थे, आज की डेट में ये है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल ये है, अब ये है। हम दवाई बंद करने या टेपर करने के बारे में सोचना ही नहीं है, हमको सोचना है हमको अपनी चिकित्सा करनी है। तो हम अपनी चिकित्सा में हम दोष की चिकित्सा कर रहे हैं, और हम दोष को जो भी दोष है वो कहीं ना कहीं अपने आश्रम में या दूसरे के आश्रम में जाके अपना सिम्टम तो देगा ही देगा, कहीं ना कहीं तो उसका बात का भी सिम्टम आएगा, पित्त का भी सिम्टम आएगा, कफ का भी सिम्टम आएगा। वो सिम्टम अगर खत्म होते जाएंगे तो पेशेंट का अपने आप ही कॉन्फिडेंस आपकी तरफ बढ़ता चला जाएगा मैम। हाँ सही बात है, ये बात सही बात है। महावत विध्वंस का हाँ सर, पाउडर सही का बात है, आपने बोला वो भी सही है, वो पेशेंट का तो कॉन्फिडेंस आते जाएगा, आप दवाई कर बोलिए ना, आप खाते रहो, उसी डोज में खाते रहो। जब उसका कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो वो खुद ही, उसका आत्मविश्वास आएगा तो वो खुद ही टेपर करेगा। नहीं, हाँ वो भी है। जी। वो छोड़ देते हैं मैम, कि वो कहते हैं एलोपैथिक दवाई हम नहीं खाएंगे, आपकी दवाई से अब आराम है, नहीं आ रहा दिक्कत, वो छोड़ देते हाँ हैं। आपको नहीं कहने की जरूरत है, वो खुद ही छोड़ेंगे। आप टेपर हाँ करने की मत सोचो, आप अपना दोष पे पकड़ो, दोष की चिकित्सा करो, शिरोधारा करो। शिरो में मैं पेशेंट को जनरलाइज वे में स्टार्टिंग ही शिरोधारा से करता हूँ, मैं सर्वांग अभ्यंग पे उतरते ही नहीं हूँ, शिरोधारा से ही मेरे सारे काफी पेशेंटों को बहुत बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आना, तुरंत ही नींद आनी शुरू होती है, नहीं जरूरत होती है मानस रोगों में, मानस मित्र और ये जटामान से अधिका तो ये सब। हाँ, अब ये है कि डेली पेशेंट नहीं आए, उसके बाद जब दोष समन हो जाते हैं तब उसके बाद इस सब पे रख दिया जाता है। तो पेशेंट का कॉन्फिडेंस आपको स्टिक करना है, पेशेंट आपसे चिपका रहे, पेशेंट आप पे विश्वास करता है कि हाँ डॉक्टर साहब कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं, डॉक्टर साहब मेरे को ठीक कर ले जाएंगे। नहीं जरूरत है, वो क्यों एलोपैथिक पर चिपका रहेगा, नहीं चिपका रहेगा, और मुझे नहीं उसको रोकना है। मैं एलोपैथिक की कभी बुराई नहीं करता, मैं कहता हूँ आपकी जो मर्जी हो आप डिसाइड करो, मेरी चिकित्सा का मूल ये है, मैं चिकित्सा ऐसे करता हूँ। बस मैं क्यों उनकी बुराई करूं, मैं क्यों क्यों मेडिसिन के हाँ साइड इफेक्ट बताऊं। हाँ, सिम्टम उसको जरूर बताऊंगा कि आपको ये दिक्कत हो रही होगी, आपको पैल्पिटेशन हो रहा होगा, आपको ड्राइनेस हो रही होगी, वो बोलूंगा उससे। तो वो उसको समझा के चलता हूँ कि हाँ, फिर अपने आप ही पेशेंट छोड़ देता दवाइयाँ एलोपैथिक, फिर सोचना ही हाँ नहीं मैं। हाँ सर शिरोधारा का कैसा म्हणजे सेटिंग्स कितने देते हो आप, कितने दिन के बाद और कितने टाइम? जनरली दूर के आते हैं तो 1-2 दिन की दे देता हूँ, फिर उसके बाद अगर पास का होता है तो 7 दिन की देता ही देता हूँ, 6 से 7 दिन की, और उसमें भी अल्टरनेट रहता है मेरा। जटामान से आदि का भी देता हूँ, शीरबला का भी देता हूँ, ब्राह्मी का भी देता हूँ। वो डिपेंड करता है मुझे तो उस दिन का दोष कौन से मिल रहा है, क्या उसके उस दिन का दोष क्या है, वो मुझे देखना होता है, नींद कैसी आई है, उसको भूख कैसी लगी, और उसके हिसाब से फिर आगे का घृत, जैसे पाठक सर बताते हैं मांस पसाचिक है, पंचगर्भ घृत है, और रसायन काल में देना शुरू कर देता हूँ, रसायन चिकित्सा भी उसी समय शुरू कर देता हूँ। बाकी स्मृति सागर है, ब्राह्मी बटी है, बात कुलांतक है, और ये क्या कहते हैं अश्वगंधा शतावरी ब्राह्मी। आपके पास गोल्ड प्रिपरेशन है, आपके पास अरिष्ट है, अबले हैं, आप कुछ भी युक्ति के हिसाब से जो भी आपके दिमाग में है। हाँ, बात के शोधन पे जरूर ध्यान देता हूँ, अमाशय पे बात पे भी जाता हूँ, पगवाशय बात पे भी जाता हूँ, उसके बाद जो भी अगर उसको सिम्टम आ रहे हैं तो अमाशयगत बात, पकवाशय बात, सर्वांग बात, और फिर स्थानिक बात पे उतरता हूँ। वो जो दोष जहाँ पे भी हैं वहां से उस दोष को निकालना, चाहे बात का हो या पित्त का हो या कफ का हो, वो उसको पकड़ता हूँ, वो सिम्टम पकड़ता हूँ कि कौन से सिम्टम से आपको जो है ये दिक्कत आ रही है, वो उसके हिसाब से चिकित्सा करता चला जाता हूँ, सफलता मिलती चली जाती है। और वो पेशेंट मेरे को 3 पेशेंट देता है, वो मेरे को ऐड करने की जरूरत थी। वो पेशेंट मेरे पास पटना से पेशेंट आई थी, उसने 3 पेशेंट मुझे बस्ती, बहराइच और एक जगह के दिए, और वो आज भी एक पेशेंट आया था, उसी का रेफर हुआ पेशेंट था। तो वो देखिए, मैंने तो एमआरआई से प्रूव किया ना उसको, मैंने उसको कुछ नहीं कहा, मैंने एमआरआई से प्रूव किया, 3 महीने बाद एमआरआई कराता हूँ, उसी को कहता हूँ आपकी जो जांच है आप ही रिपीट करके आप ही चेक करो, और उसी डॉक्टर को दिखाओ आके। तो अब वो टेपर करे ना करे, ये मेरा हेडेक थोड़ा ना है, हाँ सही तीन बात है, महीने आपका ये मेरा हेडेक 100% नहीं सही है। है, ऐसे ही आप होना 3 चाहिए। महीने शिरोधारा देते हो क्या? 3 महीने तक शिरोधारा? 3 महीना तीन दे ही महीने नहीं नहीं, सकते ना। 3 दिन, 3 दिन, हाँ ना, 3 दिन, हाँ 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन। 3 दिन, 7 दिन। इतना वो देंगे तो वो अति शिरो स्नेह के लक्षण अभ्यंग, है। शिरो बस, हाँ पिच्चू वगैरह वो मैं करता रहता हूँ, कि वो आप लगातार लेते रहो, क्योंकि आपका जो भी है उसको कहीं ना कहीं ये नस्य, शिरो अभ्यंग और शिरो पुच्चू, ये तर्पण तो करता ही है ना, तो बात का तो तर्पण ही सबसे बढ़िया है, कि तर्पण से ही तो आप बात को श्रवण करेंगे। जी, सही बताया आपने। और क्या है ना, प्रकृति ऐसा है, आप जिसके पीछे ज्यादा भागेंगे ना वो आपसे दूर भागेगा। आप पेशेंट को कन्विंस करने जाएंगे ना ज्यादा,
ज्यादा बोलेंगे ना तो वो उधर ही भागेगा। इसलिए उसको हमारे पीछे भगाना है, हमको उसको झुकाना है, हमें नहीं झुकना है उसके सामने। उसको जहां जाना है जाए, लेकिन हमारा ये ट्रीटमेंट है, हमें ऐसा करना है। वो पेशेंट खुद डिसाइड करना है उसको क्या सही लग रहा है क्या गलत लग रहा है। और ना ये हमेशा याद रखिए, हम सबको नहीं ठीक कर सकते हैं। जिसका प्रारब्ध में है कि हमसे ठीक होना है वही ठीक होंगे। अब देखिए, मूर्छा पित्त तमा प्राया। अब मूर्छा अगर आ रही है तो पित्त तम है। रजा पित्त अनिलाद भ्रमा, और रज दूषित हो रहा है और पित्त के साथ में वायु तो भ्रम भी आ रहा है। तमो बात कफा तंद्रा, तम अगर बात है बात हो कफ है तो तंद्रा आएगी। और पित्त निद्रा श्लेष्म। तो ये हमको एक एक हमको हमको दे तो दिया शास्त्रों ने कि आप इस पे काम करिए। मूर्छा आ रही है तो पित्त तम पे काम करिए ना। आप भ्रम आ रहा है तो रजा पित्त और वात पे काम करिए ना। और अगर मगर तंद्रा आ रही है तो अपस्मार और मूर्छा में भेद है ना सर? मूर्छा और संन्यास मैम चरक में मेंशन हाँ, तो है। मन मूर्छा संन्यास वो सब कुछ दिया हुआ है कि संन्यास में भी जा रहा है, मूर्छा में भी जा रहा है, मद में भी जा रहा है। तो वो हर एक के सिम्टम तो चरक में मेंशन है ना मैम। कहीं कन्वर्जन है, कहीं स्मृति भ्रंश है। स्मृति भ्रंश तो सब में ही है, लेकिन कहीं कन्वर्जन है, कहीं वो है, कहीं नहीं है। कहीं भी और वो अपतंत्रक अपतानक, अपतंत्रक अपतानक, और ये क्या कहते हैं एक और मेंशन, ये तीन तरीके का जो है उसमें चरक में ठंडा मेंशन है। पतानक। अपस्मार, अपतंत्रक और अपतानक। जी। तो ये मेंशन चरक ने भी तो अलग अलग और डिसाइड किया है। विधि शोणितीय में बताया है मद मूर्छा संन्यास, मद मूर्छा रक्त की संन्यास बोला दुष्टि। है। जी। मदमूर्छा संन्यास अलग है ना वो? अलग है वो पूरा। अलग है। हाँ हाँ। और योशापस्मार भी अलग है ना सर? जी। वो मानसिक अवस्था और ज्यादा है मानसिक भी, और वो स्त्रियों को आर्तव से वो। रिलेटेड उसका इफेक्ट होता है माइंड पे। इसलिए हाँ, वो जो वहां पे डरते ऐसा फेंक नहीं आता, मुंह से स्त्राव नहीं आता। हाँ, डिस्ट्रिया बोलते हैं ना। जी। और किसी को कुछ अनुभव है? मनीषा मैम आप कुछ बोलेंगी क्या? डॉक्टर मनीषा सिंह मैम, आपके पास पेशेंट ऐसे आए तो आप बताइए कुछ। शशि तिवारी मैम, विनीता चौहान मैम, कुछ बोलिए आप लोग। हरिहर सर, आदित्य सर, आप सर कुछ बोलिए। आदित्य सर, मनीषा मैम बोलिए। जी सर, बहुत अच्छा टॉपिक था और लगभग सब कुछ सारे एंगल से क्लियर भी हो गए। सर, पेशेंट आते हैं मेरे यहाँ तो छोटे उम्र से लेकर के और बड़े तक भी हैं। एक बार तो पेशेंट था 10-12 साल से पीड़ित था। उसको कैल्सिफाइड ग्रेनुलोमा था ब्रेन में और उसके वजह से उसको बार बार ये फिट्स आते थे और उसको 8-10 लोग पकड़ते थे फिर भी वो मूव नहीं कर पाता था, इतना टाइट हो जाता था उसका नेक। तो सर उसको मैं सिंपली पहले देखी तो जो एमआरआई लेके आए थे बहुत पुराना था, फिर मैं यहीं से टी स्कैन कराई तो 2 mm का उसको कैल्सिफाइड था राइट लोब में। तो नस्य शिरोधारा इसको मैं कंटिन्यू रखी उसको 14 डेज तक। और नस्य में काफी उसको परेशानी आती थी बहुत ज्यादा, रात में भी इरिटेट होता था। तो 1 डे ऐसे ब्रेक करके अदर डे देती थी। उस समय नस्य आपका वाला मेडिसिन नहीं था सर, नहीं तो और अच्छा मजा आ जाता। तो अणु तेल का ही देती थी मैं नस्य। और शिरोधारा करती थी वात से शिरोधारा, फिर 1 वीक में तेल का शिरोधारा करी, वस्ती चलाई, साथ में कांचनार के साथ में योगवाही औषधियां भी चलाई, मैं महाभारत विध्वंस रस चलाई, साथ में उसको वातकुलांतक रजत भस्म, और साथ में ये कुछ ये गुगुल वगैरह भी चलाई, क्वाथ चलाई, महारसनादि क्वाथ के साथ। सर उसको 2.5 से 3 महीने के अंदर फिर उसको कराए तो वो सब साइड हो गया और बिल्कुल ठीक हो गया। वो बिल्कुल ठीक हो गया, जबकि सर्जन भी उसको बोल दिए थे कि बहुत मुश्किल है और नहीं हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पैरालाइज हो सकता है। ऋषिकेश में भी वो लोग 2-2 साल रहे, फिर कहाँ कहाँ रहे, वो दिल्ली में भी रहे और आज तक ठीक है वो। तो ऐसा भी आयुर्वेद हमारा हैंडल करता है। और ये मैं तो कहती हूँ कि नस्य जो है हमारा, जो हमारे स्नायु में जाता है, सूक्ष्म कोशिकाओं तक वो जाता है, प्रविष्ट करता है, और जब वो वेग के साथ बाहर निकलता है, उसको छींकें आती हैं, तो ये माइक्रो सर्जरी का काम करता है सर। नस्य कोई सामान्य चिकित्सा नहीं है।
और यदि इसको बहुत अच्छे से इस पे शोध करके एक एक औषधियों को यदि डिसाइड करके और प्रकृति के अनुकूल और दोष व्यापक व्याधियां हैं उसके अनुकूल यदि किया जाए तो हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी ये विधाएं हैं, जो नस्य है, शिरोधारा है, तो स्नायु के लिए और ये जो मनोरोग के लिए और न्यूरो के लिए हम बेस्ड हैं, बहुत आगे हैं। और मेरे कम से कम 25-30 पेशेंटों पर इसका अनुभव है और वो 100% रिकवर हुए हैं। कुछ एक मानस वाले आते हैं तो वो फिर जैसे अभी मैडम ने कहा कि एलोपैथ से अटैच रहते हैं वो, तो उनका कंबाइंड व्यू चलता रहता है कि हम उसको भी नहीं छोड़ेंगे और आपका भी हम रिजल्ट देख रहे हैं, तो उसमें वो सफर करते हैं और उसका साइड इफेक्ट भी आता है। तो ये है सर। जी जी बहुत अच्छा बताया मैम आपने। डॉक्टर आदित्य सर, आप इस टॉपिक पे कुछ बोलना चाहेंगे? सर सीजर्स कॉज के हिसाब से सीजर्स पे चल रहा है ना आपस में? हाँ जी, हाँ जी। दिल्ली से ज्वाइन किया सर। सर बेसिकली कॉज पे जैसे जो मैंने पेशेंट ट्रीट करे फाइब्रोटिक एरिया तो मैंने नस से ही दी थी सर। और अगर बच्चा छोटा है, ब्रेन डेवलप प्रॉपर नहीं हुआ है और उसको कुछ जैसे सेरिब्रल पाल्सी जैसा कुछ है तो वहाँ पे स्वर्ण के योग भी लगाने पड़ते हैं। जैसे योगेंद्र रस, मैंने एक पेशेंट का ट्रीटमेंट विटनेस किया था। योगेंद्र रस, सिद्धा मकरदश, जटामासी, ब्राह्मी शंख, पुष्पी का घृत और रजत भस्म, अभ्रगर्भ पोटली ये दी थी तो सर रिकवर कर गया था वो पेशेंट। बहुत बढ़िया। जी सर। सर एक पेशेंट का जैसे मैंने एक बार पहले बताया था आपको, एक एएलएल का एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया का पेशेंट था। वो उसको क्या हुआ था, कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट से ब्रेन में थ्रोम्बोसिस होकर सीजर्स आए थे। मतलब कीमोथेरेपी ब्लड क्लॉट करवा देती थी, उससे थ्रोम्बोसिस आता, उससे सीजर्स आए थे और ये बात आई गई हो गई। फिर उसको एक साल में कहीं फाइब्रोसिस डेवलप हो गई जहाँ पे थ्रोम्बोसिस हुआ था और उसके कारण जो कैंसर से ठीक हो गया उसके बाद उसको ठंड के वेदर, इसी वेदर में पिछले साल 2022 में सीजर्स आए थे और वो सीजर्स रुक नहीं रहे थे। तो वो जब सीजर्स रुकते नहीं ना तो सांस, जैसे वो जो वात कोप होता है उसके कारण जब वो सीवियर हो जाते हैं तो सांस भी अकड़ सी आती है, वैसे वो अकड़ में अकड़ आती है सीजर्स में, ऐसे रेस्पिरेटरी मूवमेंट सफर करती है, उसके बाद सांस अकड़ती है जिससे सैचुरेशन गिर जाता है। तो सीजर्स को मैनेज करने के लिए आईसीयू में इसमें एडमिट करते हैं जिससे वेंटिलेशन दे सके। तो वेस्टर्न में क्या करते हैं, वो रिलैक्स करते हैं, बेंजोडाइजेपिन जैसे ड्रग्स होते हैं, डायजेपाम, एनेस्थीसिया टाइप के ड्रग्स रिलैक्स करते हैं, फिर वेंटिलेशन देते हैं। फिर सीजर मेडिकेशन का जब काम चालू हो जाता है, जो बहुत सारी सीजर मेडिकेशन देते हैं जैसे फेनिटोइन पुराना ड्रग है, आजकल वेलपोर्ट देते हैं और क्लोनाजिपाम दूसरे ड्रग। और फिर क्या है, उसको जब पेशेंट ठीक हो जाता है उसको मेंटेनेंस डोज पे लाइफ लॉन्ग रख देते हैं। तो वो बांग्लादेश में था, वहां पे प्रॉपर प्रोटोकॉल भी नहीं है, इलाज भी नहीं, थोड़ा गाँव में था, तो उसको पुराने ड्रग दिए थे, पेरल्डिहाइड इस टाइप के। फिर उसको कोलकाता से मतलब जो ढाका से, सॉरी, विदेशी दवाइयां मंगाई थी, वेलप्रोइड ये सब। फिर सर उसको आपका तेल भेजा था, शीर वाला तेल 101 वाला, और तो उसने शीर वाला तेल 101 लिया सर, वचा तेल भी भेजा था आपसे लेकर। तो सर वो बढ़िया है, अभी बिल्कुल बढ़िया है। अभी इसके बाद उसको जट, क्योंकि वो कोलकाता में जटामांसी, ब्राह्मी, शंख पुष्पी का घृत मिल जाता है, बांग्लादेश कोलकाता बगल से पड़ता है, तो वो दे दिया सर। वो बिल्कुल ठीक है सर, 1 साल हो गया है, मैंने उसका जानबूझ के भी एमआरआई नहीं कराया है कि थोड़ा 1-1.5 साल निकल जाए, क्योंकि एमआरआई कराने के लिए उसको बांग्लादेश में क्या महंगे पड़ते हैं और रिपोर्टिंग प्रॉपर होती नहीं है, उसकी क्वालिटी भी सही नहीं रहती, तो कोलकाता आना पड़ेगा। कोलकाता के लिए फिर उसको ये वीजा अप्लाई के लिए देना पड़ता है, पैसा भी लेते हैं, अंडर द टेबल वो सारी चीजें रहती है, रहने वहने का खर्चा, उतने में तो इलाज हो जाएगा पूरा अच्छे से। तो एक एमआरआई कराने का, तो सर इसलिए मैं वेट कर रहा हूँ कि वो बहुत गरीब हो गए, पहले से ल्यूकेमिया है, लेकिन अदरवाइज सर टोटली सिम्टोमेटिक है। 1 साल से कोई दवा ववा नहीं ले रहे हैं, सारी दवाइयां बंद है, बस ये नशा अभी थोड़ी कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं, 1-1.5 साल कंटिन्यू करके उसको बंद करके फिर जरूरत पड़ेगी तो एमआरआई कराएंगे। जी सर। करा लेंगे सर, जिससे डॉक्यूमेंट हो जाएगा, इसलिए करा लेंगे, मैं गवर्नमेंट में करवा लूंगा उसका जी एमआरआई। सर। जी सर। ये कोई 1+CPH, ये कोई बोलना चाहते हैं आप? ये किसका नंबर है? इन्होंने हैंड रेज किया था 1+, प्लीज किसी ने हैंड रेज किया था, कृपया बोलिए। किसी और को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं ये टॉपिक पे, नहीं बोलना? ठीक है, तो अभी हम सेशन बंद करते हैं, अब हम 15 मिनट बाद मिलेंगे 8:15 पे। तब तक के लिए थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को, मैं बंद करता हूँ सेशन।